हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और मैं जेडी यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल पे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जर्नल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जर्नल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 90+ सेलेक्टेड क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं और वहीं से उठाए गए हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सिर्फ आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप के वीडियो के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल का आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहली स्लाइड का पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी जो जंतु होते हैं दोस्तों, वो यकृत, जिसको अपन लीवर बोलते हैं, उसमें यूरिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे वन लाइनर बनाए हैं मैंने एक लाइन में। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे अवधु ग्रंथि है जो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का जो रंग होता है दोस्तों वो पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोक्रोम इसका एकदम सही उत्तर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा जो रोग होता है, किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है। तो ये अवधु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। कि मानव शरीर के भीतर जो खून होता है वो जमता क्यों नहीं है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो दोस्तों मानव शरीर में हिपेरिन पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण ये जो है ये खून को जमने नहीं देता है। तो खून के नहीं जमने का कारण क्या है, हिपेरिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो वो होता है लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में, वो रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कि जिनको अपन आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों 120 दिन होता है उसका जीवन काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। कि अपने पचे हुए भोजन में जो विषैला पदार्थ उपस्थित होता है उसका जो चूषण है वो पहले ही कर लिया जाता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है शरीर में, यकृत के द्वारा। यकृत जो होता है वो भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थ का चूषण करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है। कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण पाए जाते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है। तो अस्थि मज्जा जो होता है दोस्तों वो लाल रक्त कणों का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो वहीं आ गया, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो अस्थि मज्जा का। और लाल रक्त कणों का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो भी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है या घटती है। तो उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या, जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। कि जो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है। तो कशेरुक रज्जु जो शरीर में पाया जाता है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना।
ठीक है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, लाल रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। और इसका जो कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना होता है। उसके बाद किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाया जाता है? तो लोहित, तो क्या है? लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा जो है वो ऑक्सीजन अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये जो इसके प्रति जो प्रतिक्रिया है वो कौन प्रारंभ करता है? WBC, जिनको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, ये उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? कि ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये इनका निर्माण कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं दोस्तों। इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। उसके बाद किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा जो दोस्तों होता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान, श्वेत रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? प्लीहा को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो किस कोशिका से स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ठीक है। शरीर में पाई जाने वाली बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है और जो बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसके साथ ही, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा की जो CO2, हवा में हमारी छोड़ी हुई सांस में जो हवा होती है उस हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 4% उसमें CO2 की मात्रा होती है। जो हमारी छोड़ी हुई सांस होती है उसमें CO2 की 4% मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हृदय वंचित है। हृदय जो है दोस्तों वो ऐच्छिक पेशी से वंचित है, ऐच्छिक पेशी से वंचित है, कि हृदय में एक भी ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती, इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी से वंचित कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवा जो होता है दोस्तों, पैर का जो तलवा होता है वहाँ पे जो पैर के तलवे की जो त्वचा होती है वो मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना आप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग माना जाता है दोस्तों, फेफड़े को माना जाता है, कि फेफड़ा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक किसको कहा जाता है? कि मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन होता है? मेलानिन। कौन होता है? मेलानिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को रंग प्रदान करने वाला वर्णक तो कौन सा होगा? मेलानिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा, कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त पर होती है कितनी? 5 ग्राम। कि प्रति 100 ml रक्त पर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो सामान्य पुरुष के लिए होती है वो होती है 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन क्रिया का जो संबंध है वो किस शारीरिक प्रक्रम से है? तो रक्त जमाव से जो है वो प्रोथ्रोम्बिन क्रिया का है। रक्त जमाव का संबंध किससे? प्रोथ्रोम्बिन क्रिया से, ठीक है।
उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो वो बोलते हैं आउटू ग्रंथि को। किसको? आउटू ग्रंथि को, जिसको अपन क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में थायराइड। ठीक है, ये जो होती है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से, कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ये जो हार्मोन है इसको क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दलत वलक। दलत वलक, दलत वलक ये जो भाग होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर होता है। ठीक है, दांत वाला भाग। ठीक है, दांत वाला भाग जिसको क्या बोलते हैं, दलत वल्क। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी क्या है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कि गर्भाशय जब बच्चा शिशु जो होता है वो गर्भाशय में होता है तो उसकी जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है, कि जब भ्रूण जो होता है वो पेट के अंदर होता है, भ्रूण के अंदर होता है, जब छोटा सा जो शिशु भ्रूण के अंदर होता है तो उसके खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए कौन उसकी खाद्य पदार्थ की पूर्ति कौन करता है, बीजांड। ठीक है, ये भ्रूण के खाद्य पदार्थ की पूर्ति करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किसको कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को। उसके बाद में इससे अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ये तो सामान्यतः गाँव में देखा जाता है कि अगर किसी भैंस का जो छोटा बच्चा अगर मर जाता है तो उसको उसके दूध निकालने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन किस हार्मोन का होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसी के साथ में अपना कि मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो कौन सी धातु होती है, तांबा। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तांबा। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव के श्वेत रक्त कणों, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है, लगभग 007 mm। लगभग कितना, 007 mm। ये किसका व्यास होता है, WBC का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वृक्क की क्रियाविधि को पूरा करने के लिए, वृक्क की क्रियाविधि को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उपोहन क्रियाविधि का। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, स्वेदन की क्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए किसका कौन महत्वपूर्ण है, स्वेदन की क्रिया। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन होता है, कि सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता है, तो निषेचन जो होता है दोस्तों वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, भ्रूण के लिंग की जांच करता है, जो उस किसके द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है, एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसी के साथ में अपना कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होती है, मानव शरीर का जो रक्तचाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, कि वो हार्मोन जिनको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है अपना मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है,
कि मानव शरीर में जो पुच्छ होता है, पुच्छ जो होती है वो कौन सी संरचना से जुड़ा हुआ होता है, तो ये होता है वृद्धांतर। वृद्धांतर के से संलग्न होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है, कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ती है, कि मतलब किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है, तो परासरण प्रक्रिया के दौरान। किस प्रक्रिया के दौरान? परासरण की प्रक्रिया के दौरान। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है कि कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है, कि ऐसा कौन सा अंग है जो वसा का भंजन करके कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है, तो यकृत जो है वो वसा का भंजन करके वसा को एक्सचेंज करके कोलेस्टेरॉल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? कोलेस्टेरॉल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो सेरेब्रम जो है वो एक मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो है वो सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है, कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं जिनमें सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है, कि वो तुरंत जो पुनः योजना नहीं बना सकती, ठीक है, उनमें कम शक्ति होती है पुनः योजना बनाने की, तो उनको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त ए है, सामान्य जानकारी का एक क्वेश्चन कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, कि अगर कोई लड़का है उसके पिताजी का जो ब्लड जो है वो ए का है, ब्लड किस टाइप का है? ए का, और माता का जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है? ओ का। तो अगर माता का ग्रुप ओ ग्रुप का हो, माता का ब्लड ओ ग्रुप का हो, और उसके पापा का जो ब्लड है वो ए ग्रुप का हो, तो उसके पुत्र का जो उसके खुद का जो ब्लड होगा वो किस ग्रुप का होगा, तो उसका जो सामान्य जानकारी का क्वेश्चन है कि उसका ओ का ही होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि गर्भाशय के लिए गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस जो है वो गर्भाशय का वैकल्पिक शब्द है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। उसके बाद में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि जो है वो सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, कि मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो पैरावरुट। कौन सा हार्मोन करता है? परावटु हार्मोन जो है वो रक्त से कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब वृक्क कार्य करना बंद करके तो कौन सा वृक्क कार्य करना बंद कर दे, तो कौन सा, या नो नहीं है, कौन सा है, तो है। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगर वृक्क जो अपना है, जो वृक्क जो है वो अगर कार्य करना बंद कर दे, अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे, तो उसमें रक्त में नत्रजन अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि मानव रुधिर का जो पीएच होता है, पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 7.4। उसके बाद में मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 80%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लोहा।
रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। ठीक है, उसके बाद में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कि रक्त में अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंडरा जोड़ता है। कंडरा जो होता है वो पेशी को हड्डी से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडरा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध किससे है? उत्तेजना से। तो अधिवृक्क ग्रंथि है दोस्तों, जिसका संबंध जो है वो उत्तेजना से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1350 ग्राम का होता है दोस्तों मानव का मस्तिष्क। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। उसके बाद में मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। कौन सी अस्थि है दोस्तों? उरु अस्थि। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा से आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? क्वेश्चन क्या है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे की किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। परंपरागत कैमरे के फिल्म से आंख के रेटिना की तुलना की जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमाव में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की। ठीक है, रक्त के जमाव में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर होता है। कोलेस्टेरोल का जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों कितना होता है? 140 से 180 ग्राम। 140 से 180 मिलीग्राम, सॉरी कितना होता है? 140 से 180 मिलीग्राम। मानव शरीर में जो रुधिर होता है उसमें कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर होता है इतना कितना? 140 से 180 मिलीग्राम। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तचाप बढ़ेगा या घटेगा? अगर व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो रक्त दाब होता है वो बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? दीर्घस्थि में। दीर्घस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में स्वेद जो ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां किससे संबंधित है? ताप नियमन से। ठीक है, उसके बाद में मानव हृदय की कक्ष की संख्या है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ठीक है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद मधुसूदनी अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड है। अंतःस्रावी एक कि मधुसूदनी अंतःस्रावी ग्रंथि है किस प्रकार की है? तो ये ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, उनको क्या बोलते हैं? मानव शरीर की पैरों की हड्डियां कौन कौन सी हैं? फिबुला और टिबिया। फिबुला एवं टिबिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी हैं? फिबुला और टिबिया। ठीक है, उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? कि पेट में भोजन को पचाने के लिए खास किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो एंजाइम की। एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो पेट में भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है लार किसके पाचन में सहायक होती है? कि लार जो है वो किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में कौन सहायता करता है? लार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्कर, उसमें पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डायलिसिस। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो दोस्तों होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
ठीक है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन दोनों टाइप से हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, कि पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो होते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल के रूप में। ठीक है। उसके बाद में पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है दोस्तों वो यकृत में होता है, यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट स्लाइड का, और वो है कि पित्त पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। ठीक है। उसके बाद में एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 180 mm। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है घटता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है दोस्तों, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? कि एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन। कि मानव शरीर में हृदय जो है वो एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है। लाल जो रंग का जो कारण होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है, जिसको लाल वर्णक भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? लाल वर्णक। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? लोहा। ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अपना लास्ट का क्वेश्चन था आज का, अंतिम क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन सही लगे, बिल्कुल बेसिक टाइप से क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ये मत सोचना कि ये जो जेडी गुरुकुल का मार्का है ये किसी और से लिया गया है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि दूसरा अपना ही दूसरा चैनल है स्टडी का, स्टडी हब के रूप में। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए मेहनत करके बनाई गई स्लाइड है, एक एक इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन छांट छांट के लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो हमारी जो वीडियो है इस तरह की उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर से करना। ठीक है दोस्तों।